राम राम, जय श्री श्याम, जय हिंद। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को प्रतापगढ़ जिले के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा करूंगा। आप मेरे साथ इस वीडियो का आनंद उठाइए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जब आप यह वीडियो पूरा देखेंगे आपका पैसा और टाइम दोनों की पूरी वसूली होगी। जय श्री राम। 26 जनवरी 2008 राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे जी सिंधिया ने परमेश चंद्र कमेटी की सिफारिश पर प्रतापगढ़ को राजस्थान का 33वां जिला बनाने की घोषणा की। कहां पर? अजमेर में। तो आपसे पूछा जाए परमेश चंद्र कमेटी का संबंध किस जिले से है, तो प्रतापगढ़ से। प्रतापगढ़ राजस्थान का कौन सा जिला है? 33वां। प्रतापगढ़ को जिले के रूप में मान्यता कब मिली? सन 2008 में। एक बार फिर आप देख लें, 26 जनवरी 2008 को राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री या आयरन लेडी के रूप में विख्यात श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया ने परमेश चंद्र कमेटी की सिफारिश पर प्रतापगढ़ को राजस्थान का 33वां सबसे नया, सबसे नवीन और सबसे युवा जिला बनाने की घोषणा की। कौन से स्थान पर? अजमेर में। अब दोस्तों, अगर जिला बनाया जाएगा तो जिला बनाने के लिए जमीन चाहिए। तो जमीन कहां से ली गई? तो प्रतापगढ़ में 5 तहसील हैं: छोटी सादड़ी, प्रतापगढ़, अरनौद, दारियावाद और पीपलखूट। इनमें से 3 छोटी सादड़ी, प्रतापगढ़ और अरनौद चित्तौड़ से ली गई। इन 5 में से कौन से 3? छोटी सादड़ी, प्रतापगढ़ और अरनौद कहां से ली गई? चित्तौड़गढ़ जिले से। दारियावाद तहसील उदयपुर जिले से और पीपलखूट तहसील बांसवाड़ा जिले से। तो क्या हुआ दोस्तों? चित्तौड़ की 3 तहसीलें छोटी सादड़ी, प्रतापगढ़ और अरनौद, उदयपुर की दारियावाद और बांसवाड़ा की पीपलखूट तहसील को मिलाकर राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले को बनाया गया। यहां से पेपर में क्या प्रश्न पूछा जा सकता है कि छोटी सादड़ी कौन से जिले में है? तो प्रतापगढ़ में। लेकिन आप ध्यान देना, बड़ी सादड़ी, तो बड़ी सादड़ी कहां पर है? चित्तौड़गढ़ जिले में। छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ में और बड़ी सादड़ी चित्तौड़गढ़ में। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण प्रश्न कंपटीशन में पूछा जाता है कि जिस वक्त प्रतापगढ़ जिले का गठन किया गया, कौन से जिलों का पुनर्गठन हुआ? तो इन 3 जिलों का, चित्तौड़, उदयपुर और बांसवाड़ा जिले का पुनर्गठन किया गया। यहीं से साथ ही एक प्रश्न उठता है, प्रतापगढ़ जिले की सीमा राजस्थान के कितने जिलों से लगती है? तो 4 जिलों से। 3 तो ये हैं, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा, और चौथा कौन है? डूंगरपुर। तो प्रतापगढ़ जिले की सीमा राजस्थान के 4 जिलों चित्तौड़गढ़, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा से लगती है। और कितने राज्यों के साथ इसकी सीमा लगती है? तो 1 राज्य, मध्य प्रदेश। तो दोस्तों, संगत का जरूर होता है। तो अगर आपको कोई कहे प्रतापगढ़ में कौन से राज्यों की संस्कृति का समन्वय देखने को मिलता है, तो प्रतापगढ़ राजस्थान में है और मध्य प्रदेश का पड़ोसी है। तो प्रतापगढ़ में आपको राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों की मिलीजुली संस्कृति दिखाई देगी। इसके बाद दोस्तों, अगर आपसे कोई पूछे प्रतापगढ़ में पंचायत समिति कितनी है, तो भी आपका उत्तर होगा 5। कौन सी 5? तो जो प्रतापगढ़ की 5 तहसीलें हैं वही प्रतापगढ़ की 5 पंचायत समितियां हैं। छोटी सादड़ी, प्रतापगढ़, अरनौद, दारियावाद और पीपलखूट प्रतापगढ़ की 5 पंचायत समितियां भी हैं। प्रतापगढ़ जिले में कितने उपखंड हैं? तो आपका उत्तर होगा 4। तो दोस्तों, बस ये पीपलखूट को छोड़ दो, बाकी बची हुई 4 तहसीलें, 4 उपखंड भी हैं। तो प्रतापगढ़ में तहसील पूछे 5, प्रतापगढ़ में पंचायत समिति पूछे 5 और प्रतापगढ़ में उपखंड पूछे 4। ऐसे पूछ ले प्रतापगढ़ कौन सा प्रतापगढ़ का उपखंड नहीं है? छोटी सादड़ी है,
ब प्रतापगढ़, स अरनोद और द पीपलखूट। तो पीपलखूट प्रतापगढ़ का उपखंड नहीं है, तहसील है। जय श्री राम। अब आपसे कोई पूछ ले कि प्रतापगढ़ में कितने विधानसभा क्षेत्र हैं, प्रतापगढ़ से कितने लोग जयपुर जाकर विधानसभा में बैठते हैं और अपने जिले की मांग रखते हैं, तो दोस्तों 2, प्रतापगढ़ और दारियावाद। प्रतापगढ़ में कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? 2। और राजस्थान में कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? तो 200। राजस्थान में कुल कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? 200। उनमें से प्रतापगढ़ में कितने हैं? 2। एक तो प्रतापगढ़ विधानसभा क्षेत्र और एक दारियावाद विधानसभा क्षेत्र। और जो लोग विधानसभा चुनाव जीतकर जयपुर विधानसभा में जाकर बैठते हैं वो विधानसभा सदस्य या एमएलए या विधायक कहलाते हैं। इसके बाद प्रतापगढ़ किस लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों राजस्थान में कितने लोकसभा क्षेत्र हैं? विधानसभा क्षेत्र तो 200 हैं, लोकसभा क्षेत्र कितने हैं? 25। उन 25 में से हमारा चित्तौड़गढ़ किसके अंतर्गत आता है? प्रतापगढ़ किसके अंतर्गत आता है? चित्तौड़गढ़ जिले के अंतर्गत आता है। तो प्रतापगढ़ किस लोकसभा क्षेत्र में आता है? चित्तौड़गढ़ में। अब यहां से एक प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, राजस्थान में कितने लोकसभा क्षेत्र हैं? 25। कितने व्यक्ति लोकसभा में जाते हैं? 25। कितने राज्यसभा सदस्य जाते हैं? 10। तो प्रश्न आ जाए, राजस्थान से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? 25। राजस्थान से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? 10। और राजस्थान से संसद के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो 25 + 10 35, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही संसद में आती है। जय श्री राम। तो क्या प्रतापगढ़ में 2 विधानसभा क्षेत्र, प्रतापगढ़ और दारियावाद, और प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़ लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसके बाद प्रतापगढ़ किस संभाग के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों राजस्थान में जिलों की संख्या 33 और संभाग की संख्या 7। तो हमारा प्रतापगढ़ जिला उदयपुर या मेवाड़ संभाग के अंतर्गत आता है। प्रतापगढ़ जिला उदयपुर या मेवाड़ संभाग के अंतर्गत आता है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रतापगढ़ के उपनामों की। प्रतापगढ़ का एक उपनाम है कांठड़। कांठड़ का शाब्दिक अर्थ होता है किनारा। ये दोस्तों बांसवाड़ा, यहां डूंगरपुर, और ये बांसवाड़ा डूंगरपुर दोनों मिलाकर क्या कहलाते हैं? बागड़। ये इनके नीचे मध्य प्रदेश, ये डूंगरपुर की दक्षिणी सीमा को स्पर्श करते हुए बांसवाड़ा को 2 बराबर भागों में बांटते हुए कौन गुजरती है? करक रेखा। करक रेखा डूंगरपुर की दक्षिणी सीमा बनाते हुए बांसवाड़ा को 2 बराबर भागों में बांटते हुए जाती है। मध्य प्रदेश से एक नदी निकलती है माही। यह नदी बांसवाड़ा से राजस्थान में प्रवेश करती है। इसके बाद में प्रतापगढ़ का कुछ हिस्सा और डूंगरपुर का कुछ हिस्सा में बहते हुए वापस कहाँ आ जाती है? गुजरात में। तो माही नदी भारत के कितने राज्यों में बहती है? मध्य प्रदेश से निकलती है, राजस्थान से होकर वापस कहाँ आ जाती है? गुजरात में। करक रेखा को 2 बार काटने वाली विश्व की एकमात्र नदी, तो आपका उत्तर होगा माही नदी। करक रेखा को 2 बार काटने वाली विश्व की एकमात्र नदी माही नदी। अब दोस्तों ये माही नदी बहती है ना, तो जिस एरिया में ये बहती है ना, ये देखो ये अक्वा क्षेत्र कहलाता है। जिस एरिया में कोई नदी बहती है उसको क्या कहते हैं? अक्वा क्षेत्र। और माही नदी का अक्वा क्षेत्र क्या कहलाता है? 56 का मैदान। 56 का मैदान क्या है? तो माही नदी का अक्वा क्षेत्र। और माही नदी के अक्वा क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो आपका उत्तर होगा 56 का मैदान। 56 का मैदान राजस्थान के कितने जिलों में विस्तृत है? 3, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर। लेकिन अगर प्रश्न पूछ लिया जाए आपसे, मैं पूछूं कि इस माही नदी का उत्तरी किनारा किस जिले में है, तो आपका उत्तर होगा प्रतापगढ़ में। और माही नदी के उत्तरी किनारे पर स्थित होने के कारण प्रतापगढ़ को कांठड़ कहा जाता है।
तो दोस्तों कांठल में सिर्फ प्रतापगढ़ आएगा और 56 के मैदान में बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ तीनों आएंगे। कांठल और 56 के मैदान में डिफरेंस ये है, माही नदी का अपवा क्षेत्र, जिस एरिया में से माही नदी बहती है वहां पुराने समय में 56 गांव या 56 नदी नालों का समूह था, इसलिए उसे कहा जाता है 56 का मैदान। और माही नदी का जो ये उत्तरी किनारा है ना, इसको कहा जाता है कांठल। तो कांठल में कौन आएगा? प्रतापगढ़ और 56 के मैदान में तीनों डिस्ट्रिक्ट। इसका दूसरा उपनाम है राधानगरी। तो दोस्तों प्राचीन समय में बहुत पहले से प्रतापगढ़ में क्या था? एक महिला महाविद्यालय या गर्ल्स कॉलेज होने के कारण इसको क्या कहा गया? राजस्थान की राधा नगरी। मालवा प्रदेश तो राजस्थान के प्रतापगढ़ और झालावाड़ दोनों को संयुक्त रूप से प्राचीन काल में मालवा प्रदेश के नाम से जाना जाता था। यहाँ ये प्रतापगढ़ का विस्तार आप एक बार देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। क्षेत्रफल, प्रतापगढ़ जिले का क्षेत्रफल है 4117 वर्ग किलोमीटर। आप ये ध्यान देना किसी भी स्थान का क्षेत्रफल वर्ग की में ही लिखा जाता है। तो प्रतापगढ़ का क्षेत्रफल 4117 वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद प्रतापगढ़ के लोग मुख्य रूप से कौन सी भाषा बोलते हैं? दोस्तों मैं आपसे पूछूं भारत में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो मुख्य रूप से हिंदी, अन्य भाषाओं में बांग्ला, तेलुगु, कई प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। इसी प्रकार अगर आपसे पूछा जाए कि प्रतापगढ़ में मुख्य रूप से कौन सी भाषा बोली जाती है, तो आपका उत्तर होगा मालवी। मालवी भाषा का एक अन्य नाम है रागड़ी। तो प्रतापगढ़ में मुख्य रूप से मालवी या रागड़ी भाषा बोली जाती है। इसके दक्षिणी हिस्से में बागड़ी भाषा भी बोली जाती है। परंतु आपसे कोई पूछे कि प्रतापगढ़ में मुख्य रूप से कौन सी भाषा बोली जाती है, तो आपका उत्तर होगा मालवी या रागड़ी भाषा। प्रतापगढ़ में मुख्य रूप से कौन सी जाति निवास करती है, तो दोस्तों आपका उत्तर होगा मीणा जनजाति। प्रतापगढ़ में मुख्य रूप से मीणा भाई निवास करते हैं। इसके बाद आपसे पूछे प्रतापगढ़ की जलवायु कैसी, तो प्रतापगढ़ पहाड़ी और पठारी इलाका है और पहाड़ी और पठारी इलाके के दिन रात के तापमान में ज़्यादा अंतर नहीं होता। यहाँ न तो ज़्यादा गर्मी पड़ती है न ज़्यादा सर्दी पड़ती है, इसलिए हम कह सकते हैं प्रतापगढ़ की जलवायु कैसी है? सम जलवायु। यहाँ के दिन रात के तापमान में ज़्यादा अंतर नहीं है, लगभग समान बना रहता है, इसलिए प्रतापगढ़ की जलवायु कैसी है? सम जलवायु। न ज़्यादा गर्म न ज़्यादा ठंडी, इसलिए ये क्या है? शरीर के लिए लाभदायक, आरोग्यप्रद। तो प्रतापगढ़ की जलवायु क्या है? आरोग्यप्रद जलवायु, सम जलवायु। और प्रतापगढ़ में मुख्य रूप से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो प्रतापगढ़ के अधिकांश भाग पर काली मिट्टी या वर्टिसोल्स पाई जाती है और प्रतापगढ़ के मगरा क्षेत्र में कंकरीली भूमि पाई जाती है। यहीं से एक प्रश्न आता है, काली मिट्टी कौन सी फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, तो आपका उत्तर होगा कपास के लिए। कपास की फसल के लिए काली मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है। एक बार हमने जो पढ़ा उसको रिवीजन कर लेते हैं। प्रतापगढ़ राजस्थान का कौन सा जिला है? 33वां जिला। परमेश चंद्र कमेटी का संबंध किससे है? प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ को कितने जिलों से अलग किया गया? 3 जिलों से। चित्तौड़गढ़ से छोटी सादरी, प्रतापगढ़ और अरनोद तहसील ली गई। उदयपुर से दारियावाद तहसील और बांसवाड़ा से पीपलखूर तहसील। प्रतापगढ़ में कितनी तहसील है? 5। छोटी सादरी कहां पर स्थित है? प्रतापगढ़ में। बड़ी सादरी कहां पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। प्रतापगढ़ में कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? 2। कौन कौन से? प्रतापगढ़ और धारियावाद। प्रतापगढ़ किस लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है? चित्तौड़गढ़। प्रतापगढ़ किस संभाग के अंतर्गत आता है? उदयपुर संभाग के अंतर्गत। उदयपुर संभाग को मेवाड़ संभाग भी कहा जाता है। प्रतापगढ़ को किन किन उपनामों से जाना जाता है? कांठल, राजस्थान की राधा नगरी और मालवा प्रदेश के नामों से प्रतापगढ़ को जाना जाता है। प्रतापगढ़ में मुख्य रूप से कौन सी भाषा बोली जाती है? तो मालवी या रागड़ी। प्रतापगढ़ की जनसंख्या में सर्वाधिक हिस्सा किसका है? तो मीणा भाइयों का। प्रतापगढ़ की जलवायु कैसी है? सम और आरोग्यप्रद। प्रतापगढ़ में मिट्टी तो काली मिट्टी या वर्टिसोल्स की प्रधानता है और मगरा क्षेत्र में कैसी भूमि पाई जाती है? कंकरीली भूमि। अब हम प्रतापगढ़ के इतिहास पर चर्चा करते हैं। दोस्तों राजस्थान में 19 रियासतें थी, उनमें सबसे प्राचीन और सबसे गौरवशाली रियासत थी मेवाड़।
और सबसे अधिक जनसंख्या वाली रियासत थी जयपुर। राजस्थान की सबसे पुरानी रियासत मेवाड़, राजस्थान की सबसे अधिक जनसंख्या वाली रियासत जयपुर। इस मेवाड़ के शासक महाराणा नाम की उपाधि लगाते थे, अपने नाम के पीछे क्या लगाते थे? महाराणा। महाराणा सांगा, महाराणा कुंभा, महाराणा प्रताप। इसी प्रकार जयपुर के शासक अपने नाम के पीछे महाराजा लगाते थे, महाराजा सवाई जय सिंह, महाराजा सवाई मान सिंह, ऐसे लगाते थे। मेवाड़ का जो शासक थे वो थे गुहिल या सिसोदिया। मेवाड़ के शासक क्या थे? गुहिल या सिसोदिया वंश के सूर्यवंशी शासक। और जयपुर के शासक क्या थे? कुशवाहा वंश या कछवाहा वंश, कुशवाहा या कछवाहा वंश के सूर्यवंशी शासक। देखो, मेवाड़ के शासक गुहिल या सिसोदिया वंश के सूर्यवंशी शासक और जयपुर के शासक कुशवाहा या कछवाहा वंश के सूर्यवंशी शासक। ये दोनों कहां से आए? भगवान श्री राम के बड़े पुत्र का नाम था लव और भगवान श्री राम के छोटे पुत्र का नाम था कुश। तो जो लव के वंशज यानी लव के बेटे, पोते, पड़पोते, लव के वंशज क्या कहलाए? गुहिल या सिसोदिया। और कुश के वंशज क्या कहलाए? कुशवाहा या कछवाहा। अब दोस्तों, यहां तक अपन लोगों ने देखा कि मेवाड़ के शासक महाराणा के उपाधि धारण करते थे, गुहिल या सिसोदिया वंश के थे और ये सूर्यवंशी थे। ऐसे ही जयपुर या आमेर के शासक क्या थे? कछवाहा या कुशवाहा वंश के थे, महाराजा की उपाधि धारण करते थे और ये किसके? कुश के वंशज थे। और मेवाड़ के शासक लव के वंशज थे। अब इसी गुहिल या सिसोदिया वंश के महाराणा मोकल, मेवाड़ की गद्दी पर कौन बैठा था? महाराणा मोकल। महाराणा मोकल की हत्या चाचा व मेरा नाम के दो भाइयों ने कर दी। इनकी मृत्यु के बाद कुंभकर्ण को महाराणा बनाया गया, इनके पुत्र कुंभकर्ण को महाराणा बनाया गया। महाराणा कुंभकर्ण आगे चलकर महाराणा कुंभा के नाम से जाने गए। तो महाराणा कुंभकर्ण ने क्या किया? अपने भाई सेमकर्ण को एक छोटी सी जागीर दे दी। अब दोस्तों, सेमकर्ण उस जागीर से क्या नहीं हुआ? संतुष्ट नहीं हुआ। कोई का जाए पच और कोई का जाए आप। तो सेमकर्ण जी इस बात को पचा नहीं पाए और सेमकर्ण जी ने क्या किया? छोटी सादरी पर कब्जा कर लिया, जिससे महाराणा कुंभा क्रोधित हुए और उन्होंने अपनी सेना को चढ़ाई के लिए भेज दिया सेमकर्ण पर। कुछ इतिहासकार कहते हैं सेमकर्ण युद्ध में हारकर मालवा भाग गया और कुछ इतिहासकार कहते हैं कि सेमकर्ण ने युद्ध को टालने के मंशा से, भाई बड़े भाई से क्या युद्ध करेंगे, ऐसा सोचकर वो युद्ध को बीच में ही छोड़कर कहां चला गया? मालवा चला गया। महाराणा कुंभा की मृत्यु के पश्चात सेमकर्ण जी वापस कहां लौटे? मेवाड़ लौटे। इन्हीं सेमकर्ण जी के एक पुत्र था, नाम था महारावत सूरजमल। महारावत सूरजमल। इस सूरजमल के बारे में काफी कम उम्र में ही एक बीमल गांव की चारनी थी, बीरी चारनी। तो इस बीरी चारनी ने भविष्यवाणी कर दी थी कि यह लड़का मेवाड़ के चाहे छोटे से हिस्से पर ही कब्जा करे, शासन करे, पर शासन जरूर करेगा और इसके वंशज भी लंबे समय तक वहां पर शासन करेंगे। इसको मेवाड़ का चाहे छोटा सा हिस्सा ही मिले पर यह शासन जरूर करेगा। किसने कहा? बीरी चारनी ने। किसके बारे में? सूरजमल के बारे में। तो ये सूरजमल एक दिन घोड़े पर सवार होकर जा रहा था, तो रास्ते में इसने क्या देखा? एक स्थान पर जंगल में एक बकरी अपने बच्चे को बचाने के लिए अपनी जान को जोखिम में डालकर भेड़िए से लड़ रही थी। तो सूरजमल ने देखा कि यार ये स्थान अपने बसने के लिए क्या है? शुभ है। यहां पर एक मां अपनी जान की परवाह किए बिना अपने बच्चे को बचाने के लिए प्रयास कर रही है, तो यह भूमि बहुत पवित्र और सुरक्षित है। तो उन्होंने क्या किया? युद्ध में इस हिस्से को जीत लिया और यहां पर एक नगर की स्थापना की, देवगढ़ या देवलिया नाम से। तो क्या हुआ? देवगढ़ या देवलिया नाम से एक नगर की स्थापना 1514 में। कब? 1514 में। किसने की? महारावत सूरजमल ने। यहां आप गौर करना महारावत शब्द पे। मेवाड़ के शासक महाराणा लगाते थे अपने नाम के पीछे, जयपुर के शासक महाराजा। इसी प्रकार प्रतापगढ़ रियासत के शासक अपने नाम के पीछे महारावत उपाधि धारण करके वो बैठते थे। तो महारावत सूरजमल ने क्या किया? 1514 में देवलिया या देवगढ़ नामक नगर बसाया। देवलिया या देवगढ़ पर
मारावत सूरजमल के वंशजों का शासन चलता जा रहा था। 1698 में क्या हुआ, देवगढ़ या देवलिया में महामारी आ गई। जैसे आजकल कोरोना महामारी चल रही है, उसी प्रकार देवगढ़ या देवलिया में 1698 में क्या हुई, एक महामारी आ गई। यहाँ की जलवायु रोगों से, लोगों को रोगों से बचाने में नाकाम रही और लोगों का जीवन यहाँ पर जोखिम में पड़ गया। तो क्या हुआ, उस वक्त देवलिया या देवगढ़ पर किसका शासन था, मारावत प्रताप सिंह का। तो मारावत प्रताप सिंह ने सोचा कि यहां से अब चलना पड़ेगा अपने को। तो वो एक गांव पहुंचे, एक समतल मैदान में पहुंचे। वहां पर एक गांव था, गोघेरिया का खेड़ा या डोडेरिया का खेड़ा। इस स्थान को उन्होंने चुना और यहां पर देवगढ़ की राजधानी के रूप में प्रतापगढ़ नामक नया नगर बसाया। किसने, मारावत प्रताप सिंह ने। तो मारावत प्रताप सिंह ने 1699 में गोघेरिया खेड़ा या डोडेरिया का खेड़ा नामक गांव के स्थान पर देवगढ़ की राजधानी के रूप में प्रतापगढ़ नामक नगर बसाया। तो दोस्तों यहां से 2 प्रश्न उठते हैं। देवगढ़ की स्थापना कब हुई, 1514। देवगढ़ को किसने बसाया, तो मारावत सूरजमल ने। कब बसाया, 1514 में। अच्छा, प्रतापगढ़ को किसने बसाया, मारावत प्रताप सिंह ने। कब बसाया, 1699 में। क्यों बसाया, तो देवगढ़ में महामारी आने के कारण। दोस्तों अंग्रेजों के समय राजस्थान में 19 रियासतें थी और इन रियासतों को सैल्यूट स्टेट्स, मतलब इन रियासतों के शासक जब भी अंग्रेजों के पास जाते थे तो इनको रुतबे के हिसाब से क्या मिलता था, रियासतों के शासकों को तोपों की सलामी दी जाती थी। जैसे किशनगढ़ और शाहपुरा रियासत के शासकों को तोपों की सलामी नहीं दी जाती थी। 19 में से 2 रियासतों के शासक ऐसे थे जिनको तोपों की सलामी नहीं दी जाती थी, शाहपुरा और किशनगढ़। परंतु जब भी प्रतापगढ़ का शासक अंग्रेजों के दरबार में जाता था तो उसको 15 तोपों की सलामी दी जाती थी। सर्वाधिक तोपों की सलामी मेवाड़ रियासत के शासकों को दी जाती थी। तो दोस्तों प्रश्न आ जाए, प्रतापगढ़ रियासत के शासकों को अंग्रेज कितनी तोपों की सलामी देते थे, 15 तोपों की सलामी देते थे। अब हमें यह देखना पड़ेगा कि कौन कौन से प्रतापगढ़ के शासक हैं जिनका राजस्थान के इतिहास में उल्लेखनीय योगदान है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बाघ सिंह जी की, मारावत बाघ सिंह जी। राजस्थान के सभी राजपूत शासक अंतिम बार खानवा के युद्ध में राणा सांगा के नेतृत्व में एक साथ एकजुट होकर बाबर के खिलाफ लड़े। तो पेपर में प्रश्न आ जाए, राजस्थान के सभी राजपूत शासक अंतिम बार कौन से युद्ध में एकजुट होकर लड़े, खानवा के युद्ध में। इनका नेतृत्व किसने किया, राणा सांगा ने। और इस युद्ध का परिणाम क्या हुआ, बाबर ने राणा सांगा को हरा दिया। तो बाघ सिंह जी ने इस युद्ध में किसकी तरफ से भाग लिया, राणा सांगा की तरफ से भाग लिया। इसके बाद 1534 में क्या हुआ, राणा सांगा की पत्नी कर्मावती जो मेवाड़ पर शासन कर रही थी, उस पर गुजरात के शासक बहादुर शाह ने क्या किया, आक्रमण कर दिया। आपने सुना होगा कर्मावती जी का नाम कि इन्होंने बाबर के बेटे हुमायूं को राखी भेजी थी कि मेरी रक्षा करो, लेकिन हुमायूं समय पर नहीं पहुंच पाया और क्या हुआ, रानी कर्मावती को जोहर करना पड़ा। इस युद्ध में रानी कर्मावती का साथ किसने दिया, प्रतापगढ़ के मारावत बाघ सिंह ने। तो बाघ सिंह जी इस युद्ध में क्या हुए, लड़ते समय वीर गति को प्राप्त हुए। इसके बाद आता है मारावत सामंत सिंह। दोस्तों मारावत सामंत सिंह के समय की आपको एक घटना बताता हूं। इनके दरबार की गायें थी और वो उनको चराने के लिए एक चरवाहा जाता था। उनमें से एक काली गाय थी, वो एक स्थान पर जाकर खड़ी होती थी और उसके स्तनों से ऑटोमेटिक स्वतः ही दूध निकलने लग जाता था, दूध की धार बन जाती थी। तो जब वो ग्वाला वापस गायों को लेकर जाता था तो और सब गायें तो दूध देती थी, पर वो काली गाय दूध नहीं देती थी। तो जो और गायों के रखवाले थे वो सोचते थे कि जरूर ये चरवाहा कोई ना कोई गड़बड़ करता है। बात राजा तक पहुंची तो राजा ने चरवाहे को कहा, भाई तो गड़बड़ी करता है। उसने कहा, बोले महाराज मैं किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं करता, आप जो जांच करवाना चाहें करवाएं, मैं तैयार हूं।
तो जब जांच करवाई गई तो वो गाय एक निश्चित स्थान पर जाकर खड़ी हो गई, वहाँ पर स्वतः ही उसका दूध निकलने लगा। तो जब उस स्थान की खुदाई करवाई गई तो वहाँ से दीपक, जैसे दीपक जलता है तो उसकी जो लौ निकलती है, ऐसे प्रकाश फैला, तो एकदम से वहाँ कोई खड़ा था और उसके मुंह से निकल गया, हे दीपेश्वर महाराज आपकी जय हो। तो दोस्तों जब उस स्थान की खुदाई की गई तो वहाँ पर 25-30 फुट तक खुदाई करने के बाद भी शिवलिंग निकलता ही चला गया, उस शिवलिंग का कोई अंत नजर नहीं आया। तो उस स्थान पर दीपेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवाया गया। अब वो निर्माण कैसे हुआ, तो ये महारावत सामंत सिंह थे, इनके कोई पुत्र नहीं था, तो इन्होंने वहां पर दीपेश्वर महादेव से क्या की, प्रार्थना की कि हे ईश्वर मुझे आप पुत्र रत्न दीजिए। तो कुछ समय बाद इनके एक बेटा हुआ जिसका नाम था कुंवर दीप सिंह। तो दीपेश्वर महादेव के नाम पर ही इनका नाम क्या रखा गया, दीप सिंह जी। तो यहाँ पर मैंने दीप सिंह जी का उल्लेख इसलिए किया है कि इस दीपेश्वर महादेव मंदिर के निर्माण की शुरुआत तो सामंत सिंह जी ने की थी, पर इसका अधिकांश कार्य किसने करवाया था, कुंवर दीप सिंह ने। और इसी स्थान पर इन्होंने प्रतापगढ़ के सबसे बड़े तालाब दीपेश्वर तालाब का भी निर्माण करवाया, किसने, दीप सिंह जी ने। तो प्रश्न आ जाए दीपेश्वर महादेव और दीपेश्वर तालाब का निर्माण किसने करवाया, तो कुंवर दीप सिंह। और अगर प्रश्न आ जाए दीपेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण की शुरुआत किसने की, तो महारावत सामंत सिंह। इन महारावत सामंत सिंह की ईश्वर में काफी आस्था थी और इन्होंने देवगढ़ में रघुनाथ द्वारा बनवाया। अब इस रघुनाथ द्वारे की विशेषता क्या है दोस्तों, तो यहाँ पर भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी, भरत जी और शत्रुघ्न जी चारों भाइयों को मूंछों सहित दिखाया गया है। तो कौन से मंदिर में भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत जी और शत्रुघ्न चारों भाइयों को मूंछों में दिखाया गया है, तो आपका उत्तर होगा देवगढ़ के रघुनाथ द्वारा मंदिर में। अन्य कहीं भी ऐसा कोई उल्लेख नहीं मिलता। तो आप ध्यान रखेंगे महारावत सामंत सिंह ने देवगढ़ में रघुनाथ द्वारा बनवाया और इसमें भगवान श्री राम सहित चारों भाइयों को मूंछों सहित दिखाया गया। और इस रघुनाथ द्वारे के बाहर एक संगमरमर की धूप घड़ी लगी हुई है और वो धूप घड़ी धूप के हिसाब से क्या बताती है, समय को प्रदर्शित करती है। अब हम बात करते हैं कुंवर दीप सिंह की। कुंवर दीप सिंह राजस्थान के इतिहास में बेहद प्रभाव रखते हैं। क्यों रखते हैं, तो भारत में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई, बंगाल में। और बंगाल में क्रांतिकारी ग्रुप था आनंद मठ, क्रांतिकारी संगठन था आनंद मठ। इसका एक व्यक्ति था रामकृष्ण दास, निम्बार्क संप्रदाय से संबंधित। यह किसके पास आ गया, कुंवर दीप सिंह के पास आ गया। ये कुंवर दीप सिंह के पास आया तो कुंवर दीप सिंह ने इसको क्या किया, रघुनाथ द्वारे का पुजारी बना दिया। क्यों बना दिया भाई, अगर मंदिर का पुजारी होगा तो उस पर आसानी से अंग्रेज हाथ नहीं डाल सकते, तो इसको रघुनाथ द्वारे का क्या बना दिया, पुजारी बना दिया। और इसके साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की तैयारी शुरू कर दी। किसने, कुंवर दीप सिंह ने। जिसका अंग्रेजों को पहले पता चल गया तो अंग्रेजों ने दीप सिंह जी को नजरबंद कर दिया और अंग्रेजों की नजरबंदी से फरार होते समय दीप सिंह जी ने किसकी हत्या कर दी, जान बायली की हत्या कर दी। एक अंग्रेज अधिकारी था जान बायली, इसकी हत्या कर दी और फरार हो गए। कुछ समय बाद अंग्रेजों ने कुंवर दीप सिंह को पकड़ लिया और एक आचेरा का किला था, आचेरा का किला, इस आचेरा के किले में क्या कर दिया, इनको बंदी बना लिया। और इसी किले में 1826 में तरबूज में जहर देकर किसको मरवा दिया गया, कुंवर दीप सिंह को। कुंवर दीप सिंह के बारे में कहा जाता है कि यदि इनकी योजना सफल हो जाती तो भारत में अंग्रेजों के खिलाफ 1857 जैसी क्रांति 40 साल पहले हो चुकी होती और भारत आज 40 साल एडवांस होता अगर किसकी योजना सफल हो जाती, कुंवर दीप सिंह की। भारत माता के सपूत कुंवर दीप सिंह की योजना अगर सफल हो जाती। इन्होंने दीपेश्वर महादेव और प्रतापगढ़ के सबसे बड़े तालाब दीपेश्वर तालाब का निर्माण करवाया। इसके बाद बात आती है महारावत सालिम सिंह। महारावत सालिम सिंह ने क्या किया, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से अनुमति ली और सालिम शाही सिक्के, जो कौन सी धातु के होते थे, चांदी के, तो सालिम शाही नामक चांदी के सिक्के जारी करवाए। किसने, महारावत सालिम सिंह ने। किससे अनुमति ली, बादशाह शाह आलम द्वितीय से। यहां पर एक चीज ध्यान रखने योग्य है, अगर आ जाए सालिम सिंह की हवेली कहां है,
तो आपका उत्तर होगा जैसलमेर। और सालिम शाही सिक्के कहाँ के प्रसिद्ध हैं, तो प्रतापगढ़। ऐसा नहीं है कि केवल प्रतापगढ़ में ही सालिम शाही सिक्के थे, और जगह भी इस नाम से सिक्के चले हैं, पर अगर आ जाए तो आपको उत्तर देना है प्रतापगढ़। सालिम सिंह की हवेली आ जाए तो आपको उत्तर देना है जैसलमेर। इसके बाद जब भारत आज़ाद हुआ तो राजस्थान में कितनी रियासतें थी, 19, और इन 19 रियासतों को क्या किया गया, एक किया गया। तो एकीकरण पत्र पर हस्ताक्षर करवाए गए। तो उस वक्त एकीकरण पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला प्रतापगढ़ का शासक कौन था, महारावत अंबिका प्रताप सिंह या अंबिका प्रसाद सिंह। तो दोस्तों ये प्रतापगढ़ के इतिहास के बारे में मैंने आपको जानकारी दी है। अब थोड़ा आगे चलते हैं। अब हम प्रतापगढ़ की वनस्पति के बारे में बात करते हैं। महुआ, प्रतापगढ़ में महुआ वनस्पति पाई जाती है और इसे हम आदिवासियों का कल्प वृक्ष, महुआ को क्या कहते हैं, आदिवासियों का कल्प वृक्ष क्यों कहते हैं। तो दोस्तों इस महुआ वृक्ष के फूल लगते हैं और उन फूलों से क्या बनाई जाती है, शराब। महुआ वृक्ष के फूलों से क्या बनाई जाती है, शराब। इसकी छाल को आदिवासी लोग दवाइयों के रूप में काम में लेते हैं। जब धूप पड़ रही हो तो देखो ये छायादार पेड़ है, तो इसकी छाया में जाकर आराम से बैठा जा सकता है। इसकी लकड़ी से इमारती सामान बनाया जा सकता है, फर्नीचर बनाया जा सकता है, बेड वगैरह, और जरूरत पड़े तो इसकी लकड़ी को हम ईंधन के रूप में भी काम ले सकते हैं। तो महुआ क्या है, एक बहुउपयोगी वृक्ष है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, आदिवासियों का कल्प वृक्ष। इससे महत्वपूर्ण प्रश्न, महुआ वृक्ष के पुष्पों से क्या बनाई जाती है, शराब। तो महुआ वृक्ष क्या बनाने में काम आता है, शराब बनाने में काम आता है। इसके बाद तेंदू, ये तेंदू की जगह तेंदू कर लेना। तो एक तेंदू नाम का पेड़ आता है और इसकी पत्तियों को हम कहते हैं तेंदू पत्ता। तो ये तेंदू पत्ता किस काम में आता है, बीड़ी बनाने के काम में। राजस्थान में तेंदू पत्ता के उत्पादन में पहले नंबर पर कौन है, प्रतापगढ़। इसके बाद आता है टीमरू। इस टीमरू वृक्ष के जो छाल है वो दंत मंजन बनाने में काम आती है। क्या बनाने में काम आती है, दंत मंजन। तो यहां से आप 3 चीज ध्यान रखना, महुआ आदिवासियों का कल्प वृक्ष, इसके फूलों से शराब बनाई जाती है। तेंदू पत्ता बीड़ी बनाने में काम आता है। क्या बनाने में काम आता है, बीड़ी उद्योग में। टीमरू वृक्ष दंत मंजन, टीमरू वृक्ष की छाल किस काम में आती है, दंत मंजन बनाने में काम आती है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है आपका महुआ। ये क्या है भाई, चंदन। तो चंदन के उत्पादन में भारत में पहले नंबर पर कौन है, ध्यान रखना, कर्नाटक। चंदन के उत्पादन में भारत में पहले नंबर पर कर्नाटक। ये क्या है, सांगवान। तो दोस्तों इसके बाद आगे हम बात करते हैं प्रतापगढ़ की प्रमुख फसलों के बारे में। तो प्रतापगढ़ की प्रमुख खाद्यान्न फसलें हैं कपास और मक्का और गेहूं। प्रतापगढ़ की प्रमुख खाद्यान्न फसलें हैं मक्का और गेहूं। तरल हींग के उत्पादन में प्रतापगढ़ राजस्थान में पहले नंबर पर है। तरल हींग के उत्पादन में प्रतापगढ़ राजस्थान में पहले नंबर पर है। और ये तरल हींग, जब अपन सब्जी में हींग डालेंगे तो क्या होगा, हमारी पाचन शक्ति में सुधार होगा। तो तरल हींग से क्या होता है, हमारा हाजमा ठीक हो जाता है, हमारी पाचन शक्ति सुधर जाती है। कपास, काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। आरपीएससी, यूपीएससी और अन्य कई एग्जामों में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। तो काली मिट्टी कपास उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, ध्यान रखना आप। इसके बाद अफीम। तो दोस्तों अफीम के उत्पादन में विश्व में पहले नंबर पर कौन है, अफगानिस्तान। भारत में पहले नंबर पर राजस्थान, और राजस्थान में पहले नंबर पर भीलवाड़ा। अफीम किस वृक्ष से प्राप्त होती है, तो पेपेवर सोमनीफेरम। पेपेवर सोमनीफेरम नामक वृक्ष से क्या प्राप्त होती है, अफीम। अफीम में एक मादक प्राप्त पदार्थ पाया जाता है मार्फिन, 12%। अफीम में क्या पाया जाता है, मार्फिन नामक मादक पदार्थ। कितने प्रतिशत, 12%। इस अफीम के डोडे पे चीरा लगाते हैं तो ये दूध निकलता है, और इस कच्चे दूध को हम कहते हैं लेटेक्स। ये दूध जमने के बाद काले रंग के गाढ़े पदार्थ के रूप में तैयार हो जाता है, और यही क्या कहलाता है, अफीम। तो अफीम को हम क्या कहते हैं, काला सोना। अफीम को क्या कहा जाता है, काला सोना। और बांस को हरा सोना। बांस को क्या कहते हैं,
हरा सोना और काला सोना अफीम को। सफेद सोना कपास, सफेद सोना कपास, हरा सोना बांस और काला सोना अफीम। अफीम किस पेड़ से प्राप्त होती है? पेपेवर सोमनीफेरम नामक पेड़ से। इसमें कौन सा मादक पदार्थ पाया जाता है? मार्फिन। कितने प्रतिशत? 12%। और इसकी खेती करने के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य है। इसके बाद हम बात करते हैं राजस्थान प्रतापगढ़ में परिवहन व्यवस्था के बारे में। तो दोस्तों प्रतापगढ़ में परिवहन के कोई खास इंतजाम नहीं है। एक NH गुजरता है, NH 113। प्रतापगढ़ से कौन सा नेशनल हाईवे या राष्ट्रीय राजमार्ग या NH गुजरता है? NH 113। प्रतापगढ़ में अभी तक रेल व्यवस्था से प्रतापगढ़ जुड़ा नहीं है। राजस्थान का एकमात्र जिला जहां अभी तक रेल परिवहन की व्यवस्था नहीं है, तो आपका उत्तर होगा प्रतापगढ़। अभी जोड़ा जा रहा है, अभी जोड़ा जा रहा है। और यहाँ पर रेलवे की व्यवस्था कैसे नहीं हो पाई दोस्तों? प्रयास काफी पहले से चल रहे हैं, पर मैंने आपको बताया माउंट आबू के बाद राजस्थान का सबसे ऊंचाई स्थान क्या है? प्रतापगढ़। तो ऊंचाई अधिक होने के कारण यहाँ पर रेल परिवहन को ले जाना क्या है? एक तो खर्चीला है और दूसरा कई अन्य तकनीकी कारण भी हैं। पर अभी प्रतापगढ़ को क्या किया जा रहा है? रेल परिवहन से जोड़े जाने का कार्य चल रहा है। तो अभी तक राजस्थान के किस जिले में रेल परिवहन की व्यवस्था नहीं है? तो प्रतापगढ़। और प्रतापगढ़ का सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन है मंदसौर रेलवे स्टेशन। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। प्रतापगढ़ में कोई हवाई सेवा उपलब्ध नहीं है। प्रतापगढ़ से अगर आपको हवाई सेवा लेनी हो तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? डबोक हवाई अड्डा। कहाँ पर है? उदयपुर में। और इस डबोक हवाई अड्डे का एक अन्य नाम है महाराणा प्रताप हवाई अड्डा, या डबोक हवाई अड्डा कहाँ है? उदयपुर में। और प्रतापगढ़ का सबसे नजदीकी हवाई अड्डा है डबोक या महाराणा प्रताप हवाई अड्डा उदयपुर। इसके बाद प्रतापगढ़ की प्रमुख नदियां माही, जाखम, शिव, करमोई, ईरू, सूकली आदि। इसके बाद यहाँ के प्रसिद्ध व्यक्तित्व, तो 1945 में प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की? अमृतलाल पाठक जी या अमृतलाल पायक जी। तो प्रतापगढ़ प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? अमृतलाल जी पाठक या पायक साहब। यहाँ के एक साहित्यकार हुआ करते थे परदेसी जी। वो परदेसी नाम से क्या लिखते थे? कविताएं लिखते थे दोस्तों। इनका वास्तविक नाम था मुन्ना लाल जी शर्मा। कविताएं या उपन्यास वगैरह लिखा करते थे। एक इन्हीं के परिवार में है प्रवेश जी परदेसी, और ये फिल्मकार हैं। और ये चर्चा में क्यों हैं? क्योंकि इन्होंने प्रतापगढ़ में जो अंधविश्वास फैले हुए थे उन पर फिल्में बनाई, जिन अंधविश्वासों के कारण जंगलों को क्या हो रहा था? नुकसान हो रहा था। तो ऐसे विषयों पर इन्होंने फिल्में बनाई, इसलिए ये वहाँ चर्चित है, प्रवेश जी परदेसी साहब। इसके बाद हम बात करते हैं प्रतापगढ़ की कला की। दोस्तों प्रतापगढ़ कला और संस्कृति के रूप में क्या है? काफी समृद्ध है। परंतु प्रतापगढ़ को विदेशी स्तर पर भी पहचान दिलाने वाली कला कौन सी है? थेवा कला। थेवा कला कहाँ की है? प्रतापगढ़ की। अब थेवा क्या है? तो दोस्तों कांच पर सोने की सूक्ष्म चित्रकारी, कांच पर सोने की सूक्ष्म चित्रकारी या मीनाकारी क्या कहलाती है? थेवा कला। अब ये थेवा दो शब्दों से मिलकर बना है, थेरना प्लस वाडा। थेरना का पहला शब्द थे और वाडा का पहला शब्द हुआ। अब थेरना और वाडा होते क्या है? तो दोस्तों ये मेरे पास सोना है और मैंने इसको कूट कूट के क्या कर दिया? पतला कर दिया। तो इस क्रिया को कहते हैं थेरना। तो सोने को का पीट पीट कर चद्दर के रूप में बिल्कुल बारीक कर देना क्या कहलाता है? थेरना। और थेरने में कौन सा ये कूटने वाला औजार क्या है मेरे पास? एरन नाम का औजार। अभी आपको पिक्चर दिखाएंगे। वाडा क्या है? हमने क्या किया? उस सोने की जो हमने पतली सी प्लेट बनाई थी उसको शीशे के चिपका कर फिर उसको क्या किया? एक तार की सहायता से फ्रेम में बांध दिया। तार की सहायता से इसको फ्रेम में बांधना क्या कहलाता है? वाडा। फिर इसके बाद इसके ऊपर क्या बनाए जाते हैं? ये देखो, ये बारीक बारीक चित्र। तो ये बारीक बारीक चित्र बनाए जाते हैं किस पर? उस सोने की सूक्ष्म परत पर। ये क्या कहलाते हैं? कंटारना। ये क्रिया क्या कहलाती है? कंटारना। थेरना, वाडा और कंटारना। और इस पर जो ये चित्र बनाए जाते हैं ना जिस पेन की सहायता से, उसको कहा जाता है टांकड़ा। क्या कहा जाता है? टांकड़ा। अब एक बार आप इस पिक्चर की सहायता से इसको अच्छे से देख लीजिए। यह है थेरना, यह है वाडा,
और ये है कंटारना। ये क्या है? कंटारना। तो आपने आराम से देख लिया। ये थेवा कला में मुख्य रूप से क्या बनाए जाते हैं? आभूषण। थेवा कला में मुख्य रूप से क्या बनाए जाते हैं? आभूषण। पर ऐसा नहीं है कि आभूषण ही बनाए जाते हैं, ट्रे, अन्य सजावटी पदार्थ भी इसमें बनाए जाते हैं। थेवा कला के जनक कौन थे? तो नाथूलाल जी सोनी। थेवा कला के जनक कौन थे? नाथूलाल जी सोनी। इन नाथूलाल जी सोनी को क्या किया? मारावत सामंत सिंह ने, मारावत सामंत सिंह ने नाथूलाल जी सोनी को इनकी कला से प्रभावित होकर 300 बीघा तो जमीन दी और बोले आसू सोनी को लगाणु चाहे, आज से आपके परिवार के नाम के पीछे क्या लगना चाहिए? राज सोनी। तो राज सोनी की उपाधि नाथूलाल जी सोनी के परिवार को किसने दी? मारावत सामंत सिंह ने। और कितनी जमीन दी? 300 बीघा जमीन दी। थेवा कला के जनक कौन है? नाथूलाल जी सोनी। और ये राज सोनी परिवार राजस्थान में सर्वाधिक राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाला परिवार है। इसके 10 से अधिक लोग अब तक क्या कर चुके हैं? राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। किसके लिए? थेवा कला के लिए। उनमें से अगर पेपर में प्रश्न आ जाए कि थेवा कला के लिए सबसे पहले किसको राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया, तो राम प्रसाद जी सोनी। इसके बाद 1966 में पहली बार दिया गया था। इसके बाद तो इसका तांता सा लगा हुआ है। और हाल ही में 2 लोग इंपॉर्टेंट हैं, महेश राज सोनी, महेश राज सोनी। इनको 2015 में क्या किया गया? पद्मश्री। महेश राज सोनी को 2015 में क्या दिया गया? पद्म श्री। और दूसरा है विजयराज सोनी। इनको 2017 में क्या किया गया? विजयराज जी सोनी को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो महेश राज सोनी को तो पद्मश्री से नवाजा गया 2015 में, और विजयराज सोनी को 2017 में राष्ट्रीय क्या दिया गया? सम्मान दिया गया। कौन सी कला के लिए? थेवा कला के लिए। यहां से दोस्तों एक प्रश्न और उठता है कि इस थेवा कला का विकास केवल प्रतापगढ़ में क्यों है? तो भाई ये राज सोनी परिवार के बारे में बताते हैं कि इसने इस कला को क्या किया? काफी गोपनीय तरीके से अपने काम में लिया। पहले तो ये अपने घर की बहू बेटियों को क्या नहीं सिखाते थे? थेवा कला के बारे में जानकारी नहीं देते थे। पर वर्तमान में अपने घर की बहुओं को तो इसकी जानकारी दी जाती है। पर ऐसा बताते हैं कि बेटियों को भी थेवा कला की जानकारी नहीं दी जाती, जिससे ये परंपरा क्या हो? इस परिवार से इस दूसरे परिवार में नहीं जा सके और इनका वर्चस्व, एकाधिकार इस कला पर बना रहे। ऐसा बताते हैं। किसी को मेरे शब्दों से किसी प्रकार की कोई ठेस पहुंचे तो मुझे क्षमा करना। इसके बाद यहां से आपका एक प्रश्न और आता है, थेवा कला को प्रकाश में लाने का श्रेय किसको जाता है? जस्टिन वक्की। तो दोस्तों कोई टॉर्च तो उसके पास थी नहीं भाई, डाल दी थेवा कला पे। ये जस्टिन वक्की घूमने आया था, इसने ये थेवा कला के नमूने देखे, इनको देखकर ये अत्यंत प्रभावित हुआ। तो इसने विदेश में अपनी पुस्तकों के माध्यम से, अपने साहित्य के माध्यम से इसको क्या किया? विदेशियों तक पहुंचाया। और जब विदेशियों तक पहुंचाया तो क्या हुआ? विदेशों में भी इसकी ख्याति बनी। किसकी? थेवा कला की। तो थेवा कला का विदेशों में प्रसार किसने किया? जस्टिन वक्की ने। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? थेवा कला को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है। थेवा कला को प्रकाश में लाने का श्रेय जस्टिन वक्की। जय श्री राम दोस्तों इस वीडियो के पार्ट 2 में प्रतापगढ़ जिले का भी पार्ट 2 और बनाया जाएगा। अभी समय ज़्यादा होने के कारण इसको यहीं रोका जा रहा है। आप पार्ट 2 अवश्य देखें, उसमें प्रतापगढ़ के सभी प्रमुख दर्शनीय स्थलों के बारे में जानकारी दी जाएगी। इस वीडियो को देखने के बाद यदि आपको ये अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद ना आए तो आप डिसलाइक ज़रूर करें, चाहे लाइक करें ना करें पर डिसलाइक जरूर करें। और दोस्तों यदि इस वीडियो में किसी प्रकार की कोई कमी या त्रुटि रह गई तो मुझे कमेंट्स के माध्यम से अवश्य बताएं। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि इस वीडियो में किसी प्रकार की कोई कमी न रहे। जय श्री राम। राम राम।